क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया था बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा केल्विन स्केल के बारे में, कि केल्विन स्केल क्या होता है या वो किस तरह से टेम्परेचर की मेजरमेंट करता है। तो देखिए, आपको ये पता है कि केल्विन स्केल जो होता है वो इस तरह से कोई लिक्विड सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर है। ये इस तरह से लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर नहीं है। जब आपने किसी भी चीज का टेम्परेचर मेयर करना होता है केल्विन के अंदर, तो आप उस टेम्परेचर को सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर मेयर करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं केल्विन के अंदर। ठीक है। और दूसरी बात जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो ये डिस्कस की थी कि जो रेफरेंस पॉइंट्स होती है वो दो किस्मों की होती है। एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट होती है जिसको हम आर्बिट्ररी कहते हैं, और वो ये एक ऐसी पॉइंट होती है जिससे चीजें ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी जा सकती है। जिस तरह से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो जीरो है वो आर्बिट्ररी जीरो होता है, ये एक आर्बिट्ररी रेफरेंस पॉइंट है। टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर इस जीरो से ऊपर भी जा सकता है और इस जीरो से नीचे भी जा सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज जिसके अंदर होती है, ऐसी रेफरेंस पॉइंट को आर्बिट्ररी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि केल्विन स्केल एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करता है, और मैंने आपको कहा था एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट का मकसद है ऐसी रेफरेंस पॉइंट जिससे कोई चीज ऊपर तो हो सकती है लेकिन उससे नीचे उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो अब हम स्केल डिस्कस करेंगे बेटा केल्विन स्केल। लेकिन उस केल्विन स्केल के अंदर जो पहली चीज हमने डिस्कस करनी है वो होती है एब्सोल्यूट जीरो। देखिए बेटा, एब्सोल्यूट जीरो, टेम्परेचर का एब्सोल्यूट जीरो। देखिए, आइस का टेम्परेचर हम जीरो तो मानते हैं लेकिन वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। आइस के अंदर स्टिल टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर कहलाता है जहां पे किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन ही खत्म हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर होता ही मॉलिक्यूल मूवमेंट्स के वजह से है। हम काइनेटिक थ्योरी, हीट की दो थ्योरीज हमने डिस्कस की। एक हमने कैलोरिक थ्योरी डिस्कस की जिसके मुताबिक हीट एक कैलोरिक मानी जाती थी। दूसरी हमने जो थ्योरी डिस्कस की काइनेटिक थ्योरी, उसके मुताबिक हीट जो होती है ये वर्क से इसका ताल्लुक है, और टेम्परेचर का जो रीजन है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती है। जो मॉलिक्यूल किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल उस बॉडी के अंदर मूव कर रहे होते हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर की सेंसेशन आती है। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि टेम्परेचर का मकसद होता है सेंसेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जीज, के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जीज की जो सेंसेशन होती है उसको टेम्परेचर कहा जाता है। अब अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर वाकई जीरो हो जाता है, इसका मकसद है कि उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स ने फिर मूव करना छोड़ दिया। तो जीरो केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मकसद है ऐसा टेम्परेचर जहां पे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर वाकई जीरो हो जाए। और जब टेम्परेचर वाकई जीरो हो जाएगा तो उसके बारे में आप कहोगे कि ये एब्सोल्यूट जीरो है। और एब्सोल्यूट जीरो कहाँ पे होता है? ये होता है -273 पे। तो आप इसके बारे में कहोगे कि टेम्परेचर at which
मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाती है बेटा। जहां पे मॉलिक्यूल मूव करना छोड़ देते हैं ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे टेम्परेचर कहते हैं जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कहाँ पे होता है? ये एब्सोल्यूट होता है -273 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए हमें कैसे पता लगा टेम्परेचर -273 होगा तो उस चीज छोड़ देंगे। भी एक रीजन होना चाहिए कि ऐसा क्या रीजन होता है कि जहां पे मॉलिक्यूलर जो मोशंस होती है वो खत्म हो जाती है, वो -273 है। देखिए इसको हम देखते हैं इस तरह से बेटा। गैसेस पे मैं 3 गैसेस के सैंपल्स लेता हूं बेटा। एक गैस का आप कहें इसका वॉल्यूम V1 है, और दूसरी गैस है उसका वॉल्यूम थोड़ा उससे मैं ज्यादा रखता हूं, ये वॉल्यूम V2 है, सिंपल है वॉल्यूम V2 है। और ये तीसरी भी गैस है, इसका वॉल्यूम V3 है। देखिए तीनों का वॉल्यूम डिफरेंट है, लेकिन आप कह लें कि तीनों का टेम्परेचर जो है ये सेम है। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तीनों का टेम्परेचर जीरो होता है, और आपको पता है जीरो टेम्परेचर पे वॉल्यूम जीरो नहीं होता। आम तरह से भी हमारे मौसम में ही मतलब नहीं होता कि गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। हमने 3 सैंपल्स लिए, एक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। अब तीनों का टेम्परेचर हमने इक्वल रखा है, तीनों के वॉल्यूम डिफरेंट है। अब अगर हम इनके ऊपर चार्ल्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर हम इसके ऊपर कांस्टेंट रख देते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। अब अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका ये कर्व बनेगा बेटा। आप कर्व बना सकते हैं बेटा। बेटा ये चार्ल्स लॉ का आप चार्ल्स लॉ तीनों के ऊपर अप्लाई कर लें। देखिए बेटा, यहाँ पे आप लिखें वॉल्यूम एक्सेस, और यहाँ पे ये समझे आप टेम्परेचर एक्सेस है। ठीक है, ये टेम्परेचर जो होता है, और ये टेम्परेचर हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर लेते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे आप कह लें कि 100 डिग्री है, और यहाँ पे आप कह लें कि 200 डिग्री है, और यहाँ पे आप कह लें कि 300 डिग्री है, और यहाँ पे कह लें कि ये 400 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर अगर पॉजिटिव है तो इस साइड पे टेम्परेचर क्या होगा? -100 होगा, -200 होगा, -300 होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, सपोज करें कि ये गैस जो है इसका वॉल्यूम V1 है, ये आप कह लें कि इसका वॉल्यूम V1 है। अब दूसरी गैस है, आप कह लें कि इसका वॉल्यूम उससे थोड़ा ज्यादा है, तो इसका वॉल्यूम V2 है। और तीसरी गैस है, आप कह लें कि इसका वॉल्यूम V3 है। क्योंकि 0 डिग्री हमने y एक्सिस पे क्या जो है वो स्पेसिफाई कर दिया वॉल्यूम, क्योंकि तीनों का टेम्परेचर क्या जीरो है। तो 0 डिग्री पे एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है, और तीसरे का V3 है। अब अगर इन तीनों गैसेस को हम गर्म करें,
अगर हम तीनों गैसेस को गर्म करें तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है बेटा? चार्ल्स लॉ हमें ये चीज बताता है कि अगर तीनों गैसेस को गर्म करेंगे तो तीनों गैसेस का वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा। सपोज करें आपने हीट देना शुरू कर दिया और आपने जो हीट दी है, आपने इसको हीट देना शुरू कर दी। अगर आप इसको हीट दोगे बेटा तो जैसे ही हीट इसके अंदर जाएगी इसका वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं बेटा? चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा और ये लीनियर रिलेशन होगा। लीनियर रिलेशन का मकसद है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा बेटा। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो इस तरह से बनेगा और इसका वॉल्यूम इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखिए ग्राफ यहाँ से हमेशा चार्ल्स लॉ का जो है स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि चार्ल्स लॉ का ग्राफ अगर यहाँ से स्टार्ट होता है इसका मकसद है 0 डिग्री पे उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाना था? 0। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि 0 डिग्री पे वॉल्यूम V1 है तो वहां से स्टार्ट हुआ। अब अगर इस गैस को हीट सप्लाई करें, इस गैस को अगर हीट सप्लाई करेंगे तो ये भी क्या करेगी? एक्सपेंड। और इसका भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है। अब आप तीसरी गैस को हीट दें, अगर तीसरी गैस को हीट देंगे तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ भी इस तरह से बनेगा बेटा। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो भी इस तरह से बनेगा। मीन्स तीनों गैसेस को आप अगर हीट सप्लाई करोगे तो चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट है तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा और तीनों की जो लाइनें बनेगी वो स्ट्रेट लाइनें बनेगी। अब देखिए मैंने जो लाइनें बनाई है वो लाइनें एक दूसरे के साथ देखिए पैरेलल नहीं है। जैसे जैसे ये लाइनें आगे जा रही है, जैसे ये लाइन इसको मैं आगे ड्रा करूं और इसको आगे ड्रा करूं तो आप देखें कि लाइनों के दरमियान स्पेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखें लाइनों के दरमियान स्पेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो स्पेस का बढ़ना कि ये लाइनें तीनों स्ट्रेट तो है, तीनों लाइनें स्ट्रेट है, ये इस बात को बताती है कि तीनों गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा है। लेकिन तीनों की लाइनों की स्ट्रेट जो लाइनें हैं इनके दरमियान अगर आप स्पेसिंग देखोगे तो वो स्पेसिंग क्या है? इक्वल नहीं है। स्पेसिंग इक्वल न होने का मतलब है कि तीनों के अंदर जो एक्सपेंशन आ रही है वो अनइक्वल आ रही है। सपोज करें तीनों गैसेस का हमने टेम्परेचर 100 डिग्री किया तो तीनों का वॉल्यूम चेंज इक्वल नहीं है। अगर इसकी वॉल्यूम चेंज कुछ कम है, इसकी उससे ज्यादा है और इसकी उससे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम की चेंज डेल्टा V जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? V के। सेम टेम्परेचर चेंज पे जिसका वॉल्यूम कम होगा उसमें चेंज कम आएगी, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके अंदर चेंज क्या आएगी? ज्यादा। तो ये लाइनों का, ये जो लाइनें हैं इनके दरमियान स्पेस अनइक्वल होने का मकसद यही है कि जब आप तीन गैसेस को सेम टेम्परेचर राइज करोगे तो तीनों के अंदर जो वॉल्यूम की चेंज होगी वो सेम नहीं आएगी। तीनों के अंदर जो वॉल्यूम की चेंज होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। सेम टेम्परेचर के ऊपर तीनों के अंदर चेंज ऑफ वॉल्यूम डिफरेंट आएगी, लेकिन तीनों के वॉल्यूम की चेंज जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगी? टेम्परेचर के साथ होगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम V1 भी, वॉल्यूम गैस 1 का भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम गैस 2 का भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम गैस 3 का भी बढ़ेगा। और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा
उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन कौन सा होगा? लीनियर ही होगा। ठीक है। अब अगर जिस तरह से सिंपल सी बात है, हीट देने से अगर वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन आती है, तो हीट लेने से वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगी? कंप्रेशन आएगी, वॉल्यूम कम होगा। चार्ल्स लॉ दोनों चीजें कहता है। चार्ल्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और वो लीनियर रिलेशन है, तो इसी तरह से टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा? टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम कम होगा, वो भी लीनियर रिलेशन होगा। जिस तरह से जितना टेम्परेचर बढ़ाने से उतना ही वॉल्यूम बढ़ता है, तो जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम होगा। तो जिस तरह से सपोज करें अब इसका टेम्परेचर कम करते हैं, हीट बाहर ले आते हैं। अगर हीट बाहर ले आएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। और जब हम टेम्परेचर कर लेंगे -273, जब -273 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो ये लाइन जो होगी कहाँ पे आ जाएगी? एक्स एक्सिस के साथ टच करेगी। जब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ टच कर रही है, तो ये लाइन किसकी है? वॉल्यूम की है। जब ये वॉल्यूम की लाइन एक्स एक्सिस के साथ टच करेगी, तो इसका मकसद है उसका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? 0। उसका वॉल्यूम जो है वो कहाँ पे एक्सप्रेस्ड है? वाई पे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। तो ये एक ग्राफ से हमें पता लगता है, चार्ल्स लॉ के ग्राफ से। जैसे चार्ल्स लॉ का ग्राफ कहता है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस ग्राफ के मुताबिक अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। और अगर आप टेम्परेचर कम करते करते आप -273 पे आओगे, तो ये वॉल्यूम की लाइन किसके साथ आके टच करेगी? एक्स एक्सिस के साथ। जब वाई एक्सिस की जो है वो, जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है, तो उसका वाई एक्सिस क्या हो जाता है? 0। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर इस लाइन को भी बढ़ाओगे ना, तो ये लाइन भी -273 पे आके टच करेगी। तीनों लाइनें -273 पे आके टच करेंगे। अगर 4 होती, 5 होते, 6 होते, जितनी भी गैसेस आप लोगे, अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके आप उसको ड्रा करोगे, तो सब गैसेस की लाइनें जो होंगी वो कहां पे आके टच करेंगी? -273 पे। तो ये चीज आपको बताती है कि फिर तो हर गैस का वॉल्यूम जो होगा वो -273 पे क्या हो जाएगा? 0। तो ये फैक्ट हमें बताती है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम जो होता है, जब उस चीज का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस करोगे, तो उस चीज का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। ये हमें कॉन्सेप्ट, ये हमें आइडिया कहां से मिलता है? चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ का ग्राफ कहता है कि अगर आप किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख के उसको हीट अप करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसी तरह से टेम्परेचर कम करने से उसका वॉल्यूम कम होगा। तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ने की लाइन आगे जाती है, उसी तरह से वॉल्यूम बढ़ने की लाइन आगे जाती है, उसी तरह से वॉल्यूम कम की लाइन क्या होगी? पीछे आएगी। तो ये वॉल्यूम जो टेम्परेचर कम करते जाएंगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम करते करते जब हम -273 पे पहुंचेंगे, तो उस गैस का वॉल्यूम जो होगा वो 0 हो जाएगा। और सिर्फ एक गैस का नहीं होता, आप कोई भी गैस उठा ले, उसके ऊपर चार्ल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करें, आप हर गैस के एक्सपेरिमेंट में ये बात नोट करोगे कि हर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो -273 पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि फिर तो हर चीज का वॉल्यूम जो होगा वो -273 पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो इसमें मसला क्या है? ठीक है। देखिए, वॉल्यूम 0
अगर होता है तो सिंपल सी बात है कि वहां पे टेम्परेचर का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब किसी चीज का वॉल्यूम होगा तो उसके मॉलिक्यूल होंगे, तो वो मॉलिक्यूल मूव करेंगे और उनकी मूव करने की वजह से टेम्परेचर होगा। जब वॉल्यूम ही खत्म हो जाएगा तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा टेम्परेचर का। इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी भी चीज का टेम्परेचर -273 होता है तो उस चीज का एक्चुअल जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, 0। और इसी टेम्परेचर को हम 0 केल्विन कहते हैं कि 0 केल्विन अपनी रेफरेंस पॉइंट यहीं से लेता है। और ये एक ऐसी टेम्परेचर की पॉइंट है जिससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। -274 हो ही नहीं सकता, क्योंकि -273 के ऊपर हर चीज का वॉल्यूम ही 0 हो जाता है। जब वॉल्यूम ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कहां से होंगे, कहां से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा और कहां से टेम्परेचर फिर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि ये एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पे एक्चुअली मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स खत्म हो जाती है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट के खत्म होने से टेम्परेचर का कांसेप्ट खत्म हो जाता है। इससे कम टेम्परेचर हमें मिलना इम्पॉसिबल है। और एक्सपेरिमेंट्स ये भी बताते हैं कि -273 करना भी इम्पॉसिबल है। इसलिए कि अगर किसी भी चीज का, किसी भी गैस का टेम्परेचर -273 होगा तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 0 होगा तो उस चीज की डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। ये चीजें इम्पॉसिबल है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम 0 हो और उसकी डेंसिटी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो 0 केल्विन है ये ग्राफ से तो आ सकता है, ग्राफ तो बताता है कि आप -273 पे जाओगे तो टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप -273 पे नहीं जा सकते, क्योंकि -273 पे जाओगे तो किसी भी चीज का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज का मास हो और उसका वॉल्यूम 0 हो जाए, ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये एक 0 केल्विन जो होता है इसका कॉन्सेप्ट तो हमारे पास मौजूद है कि किसी भी गैस का टेम्परेचर -273 करोगे तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, 0 केल्विन। लेकिन प्रैक्टिकली आप किसी भी चीज का टेम्परेचर इतना कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन किसी भी चीज का टेम्परेचर वॉल्यूम को 0 नहीं कर सकते। तो ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, आप इसके बारे में ये चीज कह सकते हैं कि ये जो है वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, कैन नॉट बी अचीव्ड प्रैक्टिकली। 0 केल्विन लिख ले, 0 केल्विन थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, या -273 -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो थ्योरेटिकली तो आप जा सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली आप नहीं जा सकते। और ये कॉन्सेप्ट हमें कौन देता है, चार्ल्स लॉ देता है। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी चीज का वॉल्यूम आप जो है वो टेम्परेचर -273 करोगे तो उस चीज का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और फिर वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो एक्चुअली 0 हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हमारे पास नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा केल्विन स्केल के बारे में कि केल्विन स्केल हमें क्या बताता है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा ये केल्विन स्केल क्या होता है, ये एब्सोल्यूट स्केल है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट स्केल है।
which measures temperature with respect to actual 0 point of temperature called एब्सोल्यूट जीरो। मीन्स वो जीरो जहां पे वाकई टेम्परेचर जो होता है वो जीरो हो जाता है किसी भी बॉडी का, और ये टेम्परेचर कौन सा होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, या जो होता है वो 0 केल्विन होता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ का ग्राफ हमें कहता है कि -273 पे केसेस का वॉल्यूम जो होता है वो 0 हो जाता है। जब किसी भी चीज का वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही रिलेटेड जो होता है वो किसके साथ होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के साथ होता है। बेटा कंपैरिजन बोलो करें के में जो तो डिग्री होती है कंपैरिजन इतना दफा अगर हम कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है टेम्परेचर 37 टाइम्स ज्यादा आइस के टेम्परेचर से। ये आपको कोई भी ऐसी कंपैरिजन नहीं देता, ये कहता है आपके अंदर ही इतना टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो होता है यूजेस ओनली वन फिक्स पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, जिसको हम 0 केल्विन कहते हैं। और इसके ऊपर जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वाटर की, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होती है इसके ऊपर बेटा वो होती है 273 केल्विन होती है। और इसके ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है बेटा कि ये होती है, ये होता है 373 केल्विन होती है बेटा। और इसके स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन कितने होते हैं, इसके स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन जो होते हैं ये होते हैं 100 बेटा। स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन का मकसद है फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान कितनी डिग्रीज है। तो बेटा देखिए फ्रीजिंग और बॉइलिंग के दरमियान 100 है, और सेल्सियस के अंदर भी कितनी होती है बेटा, सेल्सियस के अंदर भी 100 ही होती है। अब इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है, तो जो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स है उनके दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें बेटा, देखिए बेटा आपको पता है कि आप इस तरह से लिखते हैं कि अगर आप फ़ारेनहाइट का देखें, फ़ारेनहाइट की स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन बेटा, स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन अगर हम देखते हैं तो फ़ारेनहाइट के कितने हैं बेटा, 180 होते हैं बेटा। और सेल्सियस के कितने होते हैं बेटा, सेल्सियस के होते हैं बेटा 100, और केल्विन के कितने होते हैं बेटा, ये भी 100 होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बेटा यहां से के 1 सेल्सियस की डिग्री और 1 केल्विन जो होता है वो बराबर होता है। यहाँ पे देखिए बेटा आप ये नहीं समझिएगा कि जहां पे टेम्परेचर 1 केल्विन होता है वहां पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं लिखा मैंने, देखिए डिग्री मैंने राइट साइड पे दी है,
मैंने डिग्री लेफ्ट साइड पे नहीं दी होती। अगर मैं ये लिखता कि 1 सेल्सियस की डिग्री इज इक्वल टू 1 केल्विन, तो ये मैं गलत लिखता, ये गलत चीज है। इसका मकसद है कि जब टेम्परेचर किसी बॉडी का 1 डिग्री होगा तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन होगा, क्योंकि डिग्री मैंने लेफ्ट पे दी है। जब डिग्री लेफ्ट पे देते हैं, इसका मकसद है हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर रहे हैं। जब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका मकसद है मैंने बॉडी के टेम्परेचर की मेजरमेंट की है, तो मैं डिग्री लेफ्ट साइड पे दूंगा। अगर मैं कहूं कि फिलहाल बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स मैंने उसका टेम्परेचर मेजर किया, तो मैं डिग्री कहां पे दूंगा? लेफ्ट पे। तो डिग्री लेफ्ट पे दी जाती है जब टेम्परेचर की मेजरमेंट। यहाँ पे मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा, यहाँ स्केल की डिग्री को दूसरे स्केल से कंपेयर कर रहा हूं। जैसे मैं ये कहूं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो मैं कोई मेजरमेंट तो नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ दो स्केल्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। जब मैं कहूं कि इस चीज की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो वो मेरी मेजरमेंट है। मैं कहूं कि इस दीवार की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, जो बराबर है 100 मीटर के, ये बात गलत है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर के नहीं होते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के हैं, तो ये बात सही हो, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं किसी चीज को। तो इसी तरह से अगर आप डिग्री लेफ्ट साइड पे देते हो, इसका मकसद है आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। अगर मैं कहूं कि 1 इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका केल्विन है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो केल्विन नहीं होता। केल्विन के ऊपर वो टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर सेल्सियस पे 1 डिग्री बढ़ेगा, तो केल्विन पे कितनी बढ़ेगा? केल्विन के ऊपर भी 1 बढ़ेगा। तो जब आप इस तरह की कंपैरिजन करते हो कि सेल्सियस की इतनी डिग्रीज केल्विन की इतनी डिग्रीज के बराबर है, या सेल्सियस की इतनी डिग्रीज फ़ारेनहाइट की इतनी डिग्रीज के बराबर है, तो आप डिग्री किस साइड पे दोगे? राइट साइड। राइट साइड पे डिग्री देने का मकसद है कि आप यहाँ पे कंपैरिजन करें। तो मैं यहाँ पे मैंने देखे राइट पे दी है, ये मैंने डिग्री राइट पे दी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। जबकि आप करते हैं बेटा कि 1 सेल्सियस की डिग्री किसके बराबर होती है बेटा? 1.8 फ़ारेनहाइट की डिग्री राइट साइड पे। यहां से आप कह सकते हैं कि 5 सेल्सियस की डिग्री किसके बराबर होती है? 9 सेल्सियस की डिग्री के, सॉरी, फ़ारेनहाइट की डिग्रीज के बराबर होती है, इस तरह से। ठीक है, और ये भी आप कहोगे कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कैन गिव negative readings, but Kelvin cannot be negative बेटा। ठीक है, दूसरी बात ये कि बेटा जब डिग्री इक्वल होती है तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर होगी चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन बेटा। सेल्सियस और केल्विन की चेंज जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? बराबर होगी। अगर टेम्परेचर चेंज सेल्सियस पे 10 होता है तो केल्विन पे भी क्या होगा? 10। ठीक है, जबकि चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या होता है बेटा कि अगर आप फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज देखोगे तो 1.8 चेंज इन सेल्सियस। अगर किस
सेल्सियस पे, अगर सेल्सियस पे चेंज 10 आई है तो फ़ारेनहाइट पे कितनी आएगी? 18 आएगी। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की डिग्रीज क्या होती है? अनइक्वल है। देयरफॉर अगर आपको चेंज निकालनी है, ये चेंज का मैं फार्मूला लिख रहा हूं, टोटल का फार्मूला भी लिखता हूं, तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से, या चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1.8 करोगे। तो ये चेंज निकालने का तरीका है कि जब आपको चेंज इस्तेमाल करनी होती है, जैसे आपको पता है स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहां पे आपको डेल्टा टी फाइंड करनी होती है ना, तो वहां पे ये चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी कि डेल्टा टी आप किस तरह से फाइंड करोगे। अगर डेल्टा टी आपने इस्तेमाल करनी है, डेल्टा टी इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है, तो आप उसको जो है वो केल्विन की डेल्टा टी और सेल्सियस की डेल्टा टी क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। जब आपको टेम्परेचर गिवन सेल्सियस में हो लेकिन आपको डेल्टा टी इस्तेमाल करनी है, तो आप सेल्सियस की चेंज डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती बेटा। अब मैं करता हूं इंटर कन्वर्जन के फॉर्मूला जनरल लेता हूं। इंटर कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है बेटा। देखिए, अब इंटर कन्वर्जन का एक जनरल फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर सेल्सियस का कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, या सेल्सियस का आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, या फ़ारेनहाइट का करना है केल्विन के अंदर, तो मैं एक जनरल फार्मूला लिख देता हूं। उस जनरल फार्मूले को आप याद रख ले, फिर आप उसके अंदर कोई भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, टेम्परेचर टी इन फर्स्ट स्केल, ठीक है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्केल अपॉन स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन, स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन, स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ फर्स्ट स्केल, ठीक है, इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेकंड स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेकंड स्केल अपन क्या करोगे? स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ सेकंड स्केल, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला है बेटा, इस फार्मूले के ऊपर आप कोई भी कन्वर्शन कर सकते हैं। देखिए कैसे करोगे आप, देखिए, अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आपने कन्वर्ट करना है, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो फार्मूला देखें, टेम्परेचर इन फर्स्ट स्केल, सपोज करें टेम्परेचर हम फर्स्ट स्केल सेल्सियस करते हैं, आप कोई भी कर ले, भले फ़ारेनहाइट कर ले, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ फर्स्ट, लोअर फिक्स पॉइंट कौन सी होती है? 0 अपॉन स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन 100 इज इक्वल टू सेकंड, सेकंड कौन सा है? टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट कौन सी होती है इसके अंदर? 32। बेटा ये पानी के हिसाब से करेंगे, 0 नहीं करोगे, यहाँ पे किसके हिसाब से करेंगे? वाटर की लोअर फिक्स पॉइंट जो होती है, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 180 5 9 क्या हो जाएगा फार्मूला? TC अपॉन 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 9। ये फार्मूला आप यूज करते हैं बेटा, ये यही से आया है। अब अगर सेल्सियस और केल्विन का करें,
सेल्सियस और केल्विन का कर ले बेटा, ठीक है। तो वही TC माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 क्या हो जाता है बेटा, TC इज इक्वल टू TK माइनस 273। फार्मूला आ गया बेटा। इसी तरह से आप सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट का कर सकते हैं। अगर केल्विन और फ़ारेनहाइट का करें तो भी आप डायरेक्ट इसी फार्मूले के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल, और ये ग्राफ से आता है बेटा, ये जो आता है ये फेज डायग्राम से आता है, ये से जो है वो एक कैलकुलेशन के बाद आता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब सिर्फ डेफिनेशन हम करते हैं, आगे जो है वो इफेक्ट्स ऑफ हीट की फिर आगे जो है वो कल करेंगे, क्योंकि दोनों क्लासेस के अंदर सेम हो। तो बेटा आपके पास है इफेक्ट्स ऑफ हीट के असरात क्या होते हैं बेटा। किसी भी चीज के ऊपर जब उसको हीट देते हो तो उसका असर क्या होता है बेटा। इसके अंदर जो आपके पास इसके असरात दिए गए वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मकसद है बेटा, जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम के अंदर गर्म करने से एक्सपेंशन आती है, उसको कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम of substance on heating is called thermal एक्सपेंशन। इसको कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए बेटा, अब इसका रीजन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन क्यों आती है बेटा। थर्मल एक्सपेंशन आने का रीजन क्या है बेटा। एक तो होती है कैलोरिक थ्योरी बेटा। कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक इसका रीजन क्या है कि सेल्फ रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ कैलोरिक बेटा। हमने पढ़ा था बेटा कि कैलोरिक जो होता है वो सेल्फ रिपल्सिव प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से ये होता है बेटा, ये ऐसे होता है कि इस थ्योरी के मुताबिक जब मॉलिक्यूल्स होते हैं ना किसी बॉडी के, उसके अंदर जब कैलोरिक जाता था तो कैलोरिक इसके ऊपर कवर चढ़ा देता, ठीक है। ये कवर चढ़ा देता था बेटा, इस तरह से उसके ऊपर कवर चढ़ा देता था, ये कैलोरी का कवर आ जाता था, ठीक है। और ये कवर आने के बाद ये जो कैलोरी का कवर था वो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता था, रिपेल करता, ठीक है। जब कैलोरी किसी चीज के अंदर चला जाता था तो ये उसको कैलोरिक का एक कवर आ जाता था, जैसे मोबाइल के ऊपर आप लगाते हो कवर, तो इसी तरह से कैलोरिक का एक कवर आ जाता और वो सेल्फ रिपेलेंट होता था, इसलिए उसका ये होता था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते थे। रिपेल करने से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते थे और दूर होने की वजह से चीजें क्या हो जाती थी, एक्सपेंड। तो कैलोरिक थ्योरी कहती थी कि कैलोरिक सेल्फ रिपेलेंट था, और वो जब किसी भी चीज के अंदर चला जाता था, कोई चीज गर्म होती थी तो उसके अंदर ये जब जाता था तो इसके बाहर क्या बन जाता था, एक कवर बन जाता था, और जितना ज्यादा कैलोरी जाता था उतना कवर क्या होता था, थिक बनता था, और जितना थिक बनता था उतना वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते थे और दूर हो जाते थे। इस तरह से वो चीज क्या हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। जबकि दूसरी हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी।
काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक इसका रीजन क्या होता है कि ऑन हीटिंग molecules of body vibrate with more energy, hence space between molecules increases and size of body increases. इसमें ये होता था कि जो बॉडी होती है बेटा, जब ठंडी होती है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, जब वो बॉडी गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब वो ठंडी होती है तो हल्की हल्की वाइब्रेशन होती है, जब गर्म होती है तो वाइब्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितनी वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ज्यादा स्पेस ले लेते हैं, और मॉलिक्यूल्स के स्पेस लेने की वजह से वो बॉडी क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। जैसे आप रूम के अंदर बैठे हो, आप लोग अगर क्लोज हो तो स्पेसिंग कम है, आप कम एरिया के अंदर बैठे, अगर स्पेस बढ़ा देंगे तो आप सब लोग वही क्वांटिटी आपकी वही होगी, लेकिन आप ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करोगे। इसी तरह से जब कोई चीज ठंडी होती है तो उसके मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं और वो क्लोजली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब कोई भी चीज गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वायलेंटली वाइब्रेट करते हैं, उनके दरमियान स्पेसिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कल डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह लीनियर और एरिया।